इसीलिए इसका इलाज भी लंबा चलता है, कम से कम 8-9 महीने। चले, ये तो हो गई मतलब फेफड़ों की टीबी। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि गुदूद की होती है, मैदे की, आंतों की होती है, इस पे जरा कुछ रोशनी डालेंगे आप? देखिए, गुदूद की जो टीबी होती है वो भी हमारे यहाँ काफी कॉमन है। उसमें ये कि बाज दफा बुखार होता है, बाज दफा नहीं होता, बाज दफा वजन कम होता है, बाज दफा नहीं होता। लेकिन ये गुदूद मसलन गले में लोग समझते हैं टॉन्सिल है, ये है, एंटीबायोटिक खाई, उस पर असर नहीं हुआ, फिर 2 महीने गुजर गए, वो बढ़े हुए हैं। ज्यादातर वो यहाँ पे गर्दन के इर्द गिर्द जो होते हैं गुदूद, वो आते हैं। अच्छा, उनका आसान तरीका ये है कि उसकी डायग्नोसिस के लिए कि उसको FNAC कहते हैं कि सुई से जैसे कुछ मवाद उसमें से निकाल लिया जाए, निकालें और उसको देख लिया जाए, उसमें फीचर्स आ जाते हैं। प्रॉब्लम वहां होती है जब गुदूद बाहर के नजर ना आए, अंदरूनी हो। अब मरीज को बुखार चल रहा है या वो कमजोर होता जा रहा है, एक्सरे किया, देखा कि सीने के अंदर के गुदूद बढ़े हुए हैं, अब वहां पे पहुंचा नहीं जा सकता। फिर उसके लिए आप मीडियास्टिनोस्कोपी अगर बायोप्सी करनी है, क्योंकि उसका और कोई हल नहीं होता है, वहां तक अप्रोच ब्रोंकोस्कोप से भी नहीं होती है हाइलम में। तो फिर उसकी कंफर्मेशन उससे ये होती है कि मीडियास्टिनोस्कोपी, यानी वो बाकायदा सर्जन करता है, यहाँ से वो ट्यूब डालता है बेहोश करके मरीज को, वहां से फिर बायोप्सी ली जाती है, और वो मेरे ख्याल में करना चाहिए। अलबत्ता हमारे ज्यादातर मरीज उसके लिए तैयार नहीं होते, वो कहते हैं बस आप इसका बेहोशी है और एक ऑपरेशन होता है, कॉम्प्लिकेट ना हो जाए, खर्चा भी ज्यादा होगा, तो डॉक्टर साहब आपके जहन में जो भी आप उसका इलाज शुरू कर दें। अब वो यहाँ के गुदूद बढ़ने की सिर्फ टीबी वजह नहीं है, उसकी और भी बहुत सी वजूहत है। फिर वो एक एम्पेरिकल, जिसको हम कहते हैं कि अंदाजे से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और 2-3 महीने तक उसका रेस्पॉन्स देखते हैं, अगर वो ना हो। लेकिन ये कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कायल करने की कि इसकी डायग्नोसिस तशखीस को मुसद्दिका होना बहुत जरूरी है। इसी तरह ये जो गुदूद की बाहर के गुदूद जो नजर आ जाते हैं, उस FNAC जो मैंने आपको बताया कि इंजेक्शन सुई से मवाद ले लिया, उसके अलावा उसकी बायोप्सी लेना भी बहुत जरूरी होती है। अच्छा, तो मतलब अगर आपके जैसे आपने कहा कि आपने उसमें से मवाद ले लिया और FNAC जो फाइनल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, तो अगर साइटोलॉजी में आ गई है बात, तो फिर बायोप्सी से कंफर्म करना फिर भी जरूरी है। देखिए, ये उसमें थोड़ा सा ये होता है कि FNAC से अगर टीबी कंफर्म हो गई है ना, अब जरूरी नहीं कि वो टीबी हो, मतलब 10% में वो कोई कैंसर भी हो सकता है। अब अगर वो कैंसर के आ गए हैं तो हम फिर टीबी का छोड़ देंगे, जाहिर है, फिर वो हमारे अप्रोच कैंसर की तरफ होगी। अगर टीबी का वो आया है तो मेरी हमेशा से ये कोशिश होती है, जो कि होना भी चाहिए हर फिजिशियन की, कि फिर आप वो बायोप्सी इसलिए लें कि आप पहले कल्चर भेज दें इलाज शुरू करने से पहले। डॉक्टर साहब, एक कॉलर लाइन पे उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अपना नाम बताइए और कहाँ से फोन कर रही हैं? मैं ताबिंदा बोल रही हूँ और मैं फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। जी ताबिंदा, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा सवाल ये है कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है कि मेरे जब मुझे टीबी है, और जो टीबी है उन्होंने मुझे मेरी पसलियों और मेरे चेस्ट प्रॉब्लम इंफेक्शन के बाद हुआ था। पहले मुझे टाइफाइड हुआ था। सही। टाइफाइड का मैंने ट्रीटमेंट करवाया, तो बाद में जो एक्सरे करवाया उन्होंने कहा कि आपको टीबी है, आप इसके टेस्ट वगैरह करवाएं और ये सब चीजें कंफर्म करें। फिर मैंने जो टेस्ट करवाया तो ये डॉक्टर साहब ने अभी जो जिस इंजेक्शन की बात की, उन्होंने उसके थ्रू मुझे पता किया कि अगर आपके जो कलाई पे इंजेक्शन लगा है, अगर वो निशान छोड़ता है तो आपको टीबी होगी 3 दिन के अंदर अंदर। और जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि वो निशान बाजू वहां से गल जाती है या दाने निकल आते हैं, ऐसा मुझे कुछ नहीं हुआ था। मेरे जस्ट एक स्पॉट बना था, सर्कल छोटा सा, और उसके बाद वो शायद उन्होंने उसको पॉजिटिव टीबी कह दिया। और उसके बाद उन्होंने मेरा एक और किया, एक्सरे का टेस्ट करवाया था, और एक्सरे करवाने के बाद उन्होंने मुझे कहा था कि इसमें एक स्पॉट है, आपकी पसलियों में है वो, जिसकी वजह से आपको टीबी है, और अब आपका ट्रीटमेंट चलेगा 9 मंथ तक। एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप 45 डेज तक इंजेक्शन लगवाएं, डेली एक इंजेक्शन लगेगा। और एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि आप एक मेडिसिन है मायरन, तो आप उसको वो टैबलेट लें और उसको वो चलती रहेगी 9 माह तक, और आपकी वो सारा प्रोसीजर खत्म करेगा टीबी का। सही। तो अब मुझे ये कंफर्म करना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो कलाई का एक ट्रीटमेंट था, उसमें मेरा इतना जस्ट स्पोर्ट था,
बट मेरे एक्सरेज में एक स्पॉट था, उसकी वजह से उन्होंने मुझे पॉजिटिव टीबी का है। अब आप मुझसे प्लीज डॉक्टर साहब से ये बता दें कि मैं अब इसके अलावा और क्या आपकी एज कितनी है ताबिंदा? कुछ कि मुझे कंफर्म हो कि वाकई मुझे है या मैं बिला वजह ही इसकी मेडिसिन खा रही हूँ। आपकी उम्र कितनी है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप अपनी चीजें आप शायद सुन नहीं रही, आपकी उम्र कितनी है? मैं 24 इयर्स ओल्ड। अच्छा 24 इयर्स हैं। और आपने दवा इलाज शुरू कर दिया कि नहीं कर दिया? जी मैंने 15 नवंबर से ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। 15 नवंबर से ट्रीटमेंट किया है, यानी तकरीबन 4 महीने आप इलाज करा चुकी हैं। जी बिल्कुल मेरा। ठीक है, चलें डॉक्टर साहब से पूछते हैं। देखिए अब पहली बात तो ये कि जब 4 महीने आपको ये दवा खाते हुए हो गए तो आप ये कोर्स पूरा कीजिए। मैं तस्दीक से नहीं कह सकता क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्टें नहीं देखी, आपको नहीं देखा, आपके जो डॉक्टर हैं वो बेहतर समझते हैं। अगर एक्सरे में कोई धब्बा ऐसा था जिन पे के उनको टीबी उन्होंने तशखीस की है तो सही की होगी। जहां तक ये कलाई के इंजेक्शन का ताल्लुक है, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट, इतना अहम टेस्ट नहीं है। आजकल ये बहुत ही कम किया जाता है और इसका सिर्फ स्पॉट आ जाना जाहिर इसका मतलब ये नहीं है कि टीबी एक्टिव है। उसका मैंने क्या अर्ज किया कि 20 मिलीमीटर से ज्यादा अगर वो छाले बन जाए, फट जाए, जख्म बन जाए, अल्सर बन जाए तो वो जाहिर करता है कि एक एक्टिव टीबी चल रही है। फिर तो हम, और ये हम उस वक्त करते हैं जब हमारे पास बाकी और कोई निशानी ना हो मगर शुबा टीबी। लेकिन ये कह रही हैं कि इनका तो चेस्ट एक्सरे की बेसिस के ऊपर उन्होंने डायग्नोसिस की है और 4 महीने इलाज ले लिए, तो आपका मशवरा ये है कि ये बिल्कुल इलाज मुकम्मल कर लें। डॉक्टर साहब एक और कॉलर लाइन पे है, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वान साहब अपना नाम बताइए और कहाँ से रिंग कर रहे हैं? मैं डॉक्टर इमरान बात कर रहा हूँ और मैं कराची से ही रिंग कर रहा हूँ और डॉक्टर अली अरसलान साहब को सलाम पेश करता हूँ। जी। और डॉक्टर अली अरसलान साहब को थोड़ी बहुत जान पहचान है, इनके क्लास फेलो हैं डॉक्टर एयाज सिद्दीकी। जी जी। वो मेरे टीचर भी हैं और मेरे दोस्त भी हैं। लेकिन मेरा जिस वक्त सवाल करने का मकसद ये है कि सर मुझे ये बताइए कि सारी इन्वेस्टिगेशन होने के बाद तमाम की तमाम इन्वेस्टिगेशन हमने एक्सरे टेस्ट भी कर लिया, हमने स्पूटम भी कर लिया, हमने ब्रोंकोस्कोपी के ऊपर भी हमने स्पूटम निकाल के टेस्ट कर लिया, फिर भी टीबी नहीं है। लेकिन अगर पेशेंट के अंदर क्लिनिकली साइन और सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस के हो तो क्या हमें वो ट्यूबरकुलोसिस करके ट्रीट करना चाहिए ऐसे पेशेंट को? और अगर करना चाहिए तो कितने अरसे तक हमें ये लग जाए कि हमारा क्लिनिकल ट्रायल जो है वो उसकी बुनियाद पे हम ट्रीटमेंट सही दे रहे हैं उसको? जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। ये आपने डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल किया है और जो जिस तरह की आप मुझे केस बता रहे हैं इसको आमतौर से कहा जाता है PUO, जो हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, यानी पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन, मतलब बुखार जिसकी कोई वजह ना पता, जिसकी कोई वजह समझ में नहीं आ रही है। अब PUO की वजूहात तो बेशुमार है, लेकिन हमारे मुल्क में, हमारी सोसाइटी में 90% केसेस में वो टीबी होती है कहीं ना कहीं की। अब हमें नहीं पता तो हम तो चंद जगहों पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, फेफड़ों में एक्सरे करा लिया आपने, ब्लड काउंट करा लिया, ये करा लिया, लेकिन अगर कोई ग्रैन्युलोमा जिगर में जाके बैठ गया है वो हमें नजर नहीं आ रहा, या कहीं आंत में कोई उसका फोकस है वो हमें नजर नहीं आ रहा। तो जैसा डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि फिर उसकी एम्पेरिकल ट्रीटमेंट की जाती है अगर आप टीबी की तरफ जा रहे हो। उससे पहले ये तमाम टेस्ट करके देख लिया जाता है कि कहीं कोई और वजह तो नहीं है, कहीं कोई कैंसर तो छुपा हुआ नहीं है, कहीं कोई ब्रोसिलोसिस तो नहीं है, कहीं कोई UTI तो नहीं है, यूरिन का इन्फेक्शन तो नहीं है, या कोई लिवर एब्सेस तो नहीं है, या कोई, मतलब आप सारी चीजें फिर एक्सक्लूड करते हैं। फिर अगर कहीं से कोई क्लू नहीं है और सिम्टम साइन आपके ट्यूबरकुलोसिस की तरफ जा रहे हैं, फिर आप उसको अंदाजे से ट्रीटमेंट शुरू करते हैं और 2 महीने तक वेट करते हैं। अगर 2 महीने के बाद भी रेस्पॉन्स नहीं है तो इसका मतलब है कि या तो आपका ट्रीटमेंट गलत है या आपका ख्याल गलत है, और अगर रिस्पॉन्स है तो फिर अगर रेस्पॉन्स है तो फिर आप कंटिन्यू करते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये गुफ्तगू आपसे जारी रखेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे हमको जाना है, तो ब्रेक से दोबारा जब ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो इंशाल्लाह ये गुफ्तगू फिर यहीं से उसकी इब्तिदा करते हैं। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, अनकरीब आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। आज टीबी के ऊपर हमारी गुफ्तगू है और जो माहिर हमारे साथ हैं वो डॉक्टर अली अरसलान हैं, जो एक मशहूर चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं कराची के। एक कॉलर लाइन पे हैं डॉक्टर साहब, उनका सवाल ले लेते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी मैं कराची से बात कर रही हूँ। जरा आवाज थोड़ी आपकी हल्की आ रही है जी, फरमाइए।
मैं कह रही हूँ, मैं कराची से बात कर रही हूँ। मेरी ना भाभी को 2 दफा हो चुका है टीबी ना। जी जी। और एक दफा चेस्ट का हुआ था, उसके बाद जो है हड्डियों का हुआ है। सही। तकरीबन 7-8 साल बाद उनकी बेटी को हुआ जो कि 17 साल की है। तो आपके खाविंद की उम्र कितनी है? नहीं, मेरी भाभी की उम्र। भाभी को, अच्छा सॉरी, कितनी उम्र है भाभी की? भाभी की तो 30-35 साल होगी। अच्छा, और ये मतलब 2 दफा जो टीबी हुई, मतलब फेफड़ों की हुई और फिर हड्डियों की हुई, तो ये कितने वक्फे के बाद हुई दूसरी दफा टीबी? पहले किसकी हुई थी? 3-4 साल बाद हुई है। और पहले किसकी हुई थी? उसके बाद जो है उनकी बेटी को अभी हुई है आंतों की, तकरीबन 7-8 साल बाद अब उनकी बेटी को हुई है। अच्छा, तो अब और मेरा भाई का क्या हाल है? उनके ना गले में दर्द हो रहा है, उनको भी बुखार हो रहा है और शाम के टाइम हरारत होती है, तो मेरे को शक है कि शायद उनको भी हो। ठीक है, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। अच्छा, रिपीट कब होता है ये बाद में आपको बताते हैं, पहले सवाल का आपका जवाब तो ले लें, उसके बाद बताते हैं कि कब रिपीट होता है। लाइट नहीं है ना जी। ये टीबी कोई भी जरासीमी मर्ज जो होता है, जो जरासीम से फैलता है, वो दोबारा भी हो सकता है, तीसरी दफा भी हो सकता है, चौथी दफा भी हो सकता है। सही। वो जरासीम जब भी ताकतवर होकर हमला करेगा या अंदर रहते हुए ताकतवर हो जाएगा तो वो मर्ज उभर के सामने आ जाएगा। एक तो बात ये है। दूसरे ये कि पहले फेफड़ों की थी और अब हड्डियों की टीबी हो गई, उसका बिल्कुल मुख्तलिफ। बेटी को आंतों की हो गई, उनकी भाभी की बेटी को आंतों की हो गई। अब ये कि जो आंतों की टीबी है वो आमतौर से मरीज के अपने फेफड़ों से ही वो जरासीम आंतों में गए होते हैं, क्योंकि वैसे ये उसके जाने का और कोई तरीका नहीं है, ये खाने से नहीं जा सकते, बलगम जो निकलते हैं उसके जरिए निकलने से। जी हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, एक घर के अंदर एक खातून को 2 दफा और उसकी बेटी को फिर हो गई, तो मतलब घर के अंदर भी तो कोई मतलब इश्यू होगा कि ये ट्रांसमिशन किस तरह हो रही है? देखिए, हम जो भी मरीज हमारे पास होता है टीबी का, उसको हम अच्छी तरह समझा देते हैं कि उनके घर में जितने भी लोग हैं उन सबको कम से कम अपना सीने का एक्सरे जरूर करा लेना चाहिए, क्योंकि जब जरासीम घर के अंदर हैं तो पता नहीं वो कितनों को लग चुके हैं और कितनों के अंदर एक्टिव हो चुके हैं। बहुत से लोगों का कुछ नहीं निकलता, बहुत से लोगों का निकल भी आता है। ऐसे ज्यादातर हमने देखा है कि फैमिलीज हैं, पहले एक बीमार हुआ, फिर दूसरा बीमार हुआ, अब बाकियों के जो एक्सरे कराए सब के सब बीमार है और उनकी अलामतें जाहिर होने में देर लग सकती है। लेकिन एहतियात का तकाजा ये है कि अगर कोई एक मरीज घर में मौजूद है तो बाकी जितने भी लोग उस घर में रहते हैं वो अपना चेकअप करवा लें। और इनको क्या करना चाहिए? ये जो कह रही थी कि और भी वो जिक्र कर रही थी कि बुखार हो रहा है, जाहिर है तशवीशनाक बात है, तो बेहतर है कि अपने किसी माहिर डॉक्टर को दिखाएं और अपना तफसीली चेकअप करा लें। चेकअप कराएं। अपने अलावा घर में जो लोग बच गए हैं वो भी एक्सरे वगैरह करवाएं, क्योंकि इनके घर में टीबी कई लोगों को हो चुकी है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, एक ये जो चीज मतलब एज अ सर्जन मैं भी देखता हूं कि नोडल टीबी, जैसे आपने गुदूद की टीबी का, खवातीन में ज्यादा आम है,